बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की टिप्पणी के बाद जिस तरीके का एक सरकार और जुडिशरी के बीच में, न्यायपालिका के बीच में जो संबंधों में खटास नजर आ रही है, उसको लेकर अब लगातार एक के बाद एक बयान सामने आ रहे हैं। जस्टिस बी.आर. गवई ने न्यायपालिका पर हमले पर टिप्पणी की है। उन्होंने जस्टिस बी.आर. गवई ने कहा है कि हमारी आलोचना की जाती है कि हम कार्यकारी कार्यों, विधायी कार्यों में हस्तक्षेप कर रहे हैं। जस्टिस बी.आर. गवई ने कहा कि ओटीटी प्लेटफॉर्म के जरिए अश्लील सामग्री के वितरण के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की। सुनवाई के दौरान जस्टिस गवई ने एडवोकेट विष्णु शंकर जैन से कहा, यह तो पॉलिसी मैटर है, यह देखना सरकार का काम है। आप चाहते हैं कि कोर्ट इसमें दखल दे, हम कैसे करें? हमारी तो आलोचना हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट विधायिका और कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में दखल दे रहा है। जस्टिस गवई का बयान निशिकांत दुबे की टिप्पणी के बाद आया है और इसके ऊपर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का एक खेमा लगातार हमलावर रहा है, अगर देखें इसको तो उसके बाद ये जो टिप्पणी अब आई है, इसके कई मायने लगाए जा रहे हैं। इस बीच निशिकांत दुबे के खिलाफ अदालत में अवमानना का केस चलाने के लिए अटॉर्नी जनरल को चिट्ठी लिखी गई है। इस मामले में याचिकाकर्ताओं जो है वो वकील को जस्टिस गवई ने कहा कि आप अवमानना की अर्जी फाइल कर सकते हैं, इसके लिए हमारी इजाज़त की आवश्यकता नहीं है, इसके लिए अटॉर्नी जनरल की इजाज़त चाहिए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के वकील अनस तनवीर ने अटॉर्नी जनरल को एक चिट्ठी लिखी है। उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय की गरिमा पर चोट पहुंचाने के आरोप में निशिकांत दुबे जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, उन पर अदालत की तौहीन का मामला चलाने की मांग की है। सांसद निशिकांत दुबे के बाद उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अदालत की अवमानना की अर्जी दायर की गई है। विशाल वकील जो हैं सुभाष रिगदन, उन्होंने भारत के अटॉर्नी जनरल से उपराष्ट्रपति के खिलाफ आपराधिक अवमानना कार्रवाई शुरू करने के लिए सहमति मांगी है। न्यायपालिका को लेकर उन्होंने बयान दिया था, इस वजह से अर्जी लगाई जा रही है। कुल मिलाकर अब ये जो कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में गतिरोध और टकराव का जो एक माहौल बन गया है, उसमें एक के बाद एक, पहले जगदीप धनखड़ जो उपराष्ट्रपति हैं, उन्होंने अपनी बात कही। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट कैसे बता सकता है, प्रेसिडेंट को कैसे वो ऑर्डर कर सकता है, और निशिकांत दुबे ने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट को ही सब कुछ चलाना है तो संसद को बंद कर देना चाहिए। निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट के बारे में टिप्पणी की तो विपक्ष ने बीजेपी पर इस पर जम के हमला बोला है। हालांकि बीजेपी ने दोनों सांसदों से किनारा कर लिया है, लेकिन मामले ने सियासी जो मोड़ है वो अब बेहद ले लिया है। निशिकांत दुबे का विवादों से पुराना नाता रहा है। वे इससे पहले भी कई विवादित बयान देकर पार्टी और खुद को मुश्किल में डाल चुके हैं, लेकिन इस बार वे कुछ ज्यादा ही आगे निकल गए। सीधे सुप्रीम कोर्ट को नसीहत दे डाली, और भाषा ऐसी जिसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम। उनका कहना है कि निशिकांत दुबे ने क्या कहा था। सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा से बाहर जा रहा है। देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार। संसद कानून बनाती है, क्या आप संसद को निर्देश देंगे? मतलब है कि आप देश को अराजकता की ओर ले जाना चाहते हैं। जब संसद बैठेगी तो इस पर विस्तृत चर्चा होगी। अगर कानून सुप्रीम कोर्ट ही बनाए तो संसद को बंद कर देना चाहिए। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ऐसे में सीजेआई अपॉइंटिंग अथॉरिटी को निर्देश कैसे दे सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ विवादित बयान उत्तर प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने भी दिए। दोनों के बयान से किनारा करने के लिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को सामने आना पड़ा। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि निशिकांत दुबे, दिनेश शर्मा के बयान से बीजेपी का लेना देना नहीं। न्यायपालिका पर दिया गया बयान उनका व्यक्तिगत है। बीजेपी कभी ऐसे बयानों का समर्थन नहीं करती, खारिज करती है। भारतीय जनता पार्टी ने सदैव ही न्यायपालिका का सम्मान किया है। न्यायपालिका के आदेशों और सुझावों को सहज से स्वीकार किया है। देश की सभी अदालतें हमारे लोकतंत्र का अभिन्न अंग है। न्यायपालिका संविधान के संरक्षण का मजबूत आधार स्तंभ है। मैंने इन दोनों को और सभी को ऐसे बयान न देने के लिए निर्देशित किया है। पार्टी जितनी भी सफाई दे, विपक्ष के हाथ बड़ा मौका लगा है। ओवैसी ने कहा कि संविधान है और रहेगा। बीजेपी लोगों को डराने की कोशिश कर रही है। तुम्हारे दिमाग में एक ही बात बैठा हुआ है, नहीं मोदी है तो खुदा है। अरे खुदा था, है और रहेगा उसी का नाम। आइन
और रहेगा, मगर इस तरह धमकी देना अदालत को और फिर गवर्नर प्रेसिडेंट को बोल रहे हैं, उनको बोल रहे हैं अगर नहीं करे तो कानून बन जाएगा। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने भी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ दिए गए इन बयानों पर तीखा विरोध जताया। सुप्रीम कोर्ट के जो अधिकार हैं, संविधान जो अधिकार देता है सुप्रीम कोर्ट को, उसको काटने में, उसको कमजोर करने में लगे हुए हैं। संवैधानिक पदाधिकारी भी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोल रहे हैं, मंत्री भी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोल रहे हैं, सांसद भी, बीजेपी के सांसद भी अभी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोलने में लगे हुए हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक ही बात कह रही है, जब आप कानून बनाते हैं संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ मत जाइए। अगर संविधान के खिलाफ है तो इस कानून को हम स्वीकार नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो प्रोसीडिंग्स, कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करे ये नकली डिग्री वाले निशिकांत दुबे जी के खिलाफ और इनको जेल भेजे। इस तरह का कोर्ट पे जो है, कोर्ट पे इस तरह का टिप्पा टिप्पणी जो है नहीं करना चाहिए, और न्यायालय पे अगर इस तरह का कोई टिप्पा टिप्पणी करता है तो कंटेम्प्ट होना चाहिए। लोकतंत्र में बोलने की आजादी है, लेकिन उसकी एक सीमा भी है जिसे इस तरह के बयानबीर बार बार भूल जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो इसके राजनीतिक मायने भी हैं, साथ ही साथ कानूनी मायने भी हैं। इस पर इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष भार्गव जुड़ रहे हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी अखिलेश शर्मा भी जुड़ रहे हैं। आशीष, सबसे पहले मैं आपसे बात समझने चाहूँगा कि ऑपोजिशन तो इसको लेकर बीजेपी पर हमलावर है, लेकिन जो लॉयर फ्रेटर्निटी है, यानी कि जो न्यायपालिका का जो इस तरीके का टकराव दिखाई पड़ रहा है कार्यपालिका को लेकर, वहां पर क्या सुगबुगाहट है? किस तरीके की बातचीत इस वक्त हो रही है इन सब बयानों को, क्योंकि सिर्फ निशिकांत दुबे की बात नहीं है, एक के बाद एक कई बयान आए हैं। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर सबसे अहम बात यह है कि आज जो सबसे पहले इस मुद्दे पर जवाब, जो प्रतिक्रिया पहली सुप्रीम कोर्ट की आई, वो जस्टिस BR गवई की तरफ से आई। जस्टिस भूषण गवई जो देश के भावी CJI हैं, जो 14 मई को शपथ लेंगे नए 52वें मुख्य न्यायाधीश की, उनकी टिप्पणी आई और 2 बार टिप्पणी आई, और उन्होंने कहा कि जब ऐसे मामले आते हैं और मांग की जाती है कि सुप्रीम कोर्ट ऐसे आदेश जारी करें, तो ये सवाल उठता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है कार्यपालिका और विधायिका, उनके कामकाज पर अतिक्रमण कर रहा है, तो हम ऐसे आदेश कैसे जारी करें। ये महत्वपूर्ण टिप्पणियां हैं जो ये बताती हैं कि देश की सबसे बड़ी अदालत की नज़र जो है वो तमाम जो चल रही हैं, जो गतिविधियां हो रही हैं, उन पर उनकी नज़र है। तो निश्चित तौर पर काफ़ी अहम है ये टिप्पणी, जब कि बहुत सारे वकील अटॉर्नी जनरल के पास पहुंचे हैं सहमति देने के लिए कि क्रिमिनल कंटेम्प्ट निशिकांत दुबे पे चलाया जाए। एक पिटीशन में उपराष्ट्रपति के खिलाफ भी क्रिमिनल कंटेम्प्ट की सहमति मांगी गई है। बहुत सारी याचिकाएं लगातार अटॉर्नी जनरल के पास आ रही हैं, और इसके साथ साथ एक बड़ी बात यह कि खुद एक वकील ने सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस गवई के सामने कहा कि वो निशिकांत दुबे के खिलाफ कंटेम्प्ट की मांग करना चाहते हैं, याचिका दाखिल करना चाहते हैं, लेकिन जस्टिस गवई ने कहा कि इस मुद्दे को लेकर अटॉर्नी जनरल के पास जाएं, क्योंकि वही प्रक्रिया तय करेंगे, वही अनुमति प्रक्रिया के तहत देंगे। तो काफ़ी अहम है ऐसे मोड़ पर, जहां पर हम एक बार फिर से कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में इस तरह की रसाकसी खींचतान देख रहे हैं, और आने वाले दिनों में इसका असर भी दिखाई पड़ेगा। जी, हमारे साथ जुड़ रहिएगा आशीष। अखिलेश, आपसे समझना चाहेंगे, बीजेपी ने किनारा करने की कोशिश तो की है, JP नड्डा ने खुद कहा है कि इस तरीके के बयानों से बचना चाहिए, लेकिन उनके समर्थन में भी भारतीय जनता पार्टी के कई नेता सामने आए हैं, ये बात कहते हुए कि देखिए सच तो कहा है लेकिन कहना नहीं चाहिए था, पार्टी ने बात कह दी है। तो कहीं ना कहीं एक मैसेज ये जा रहा है कि ये एक गुब्बारा उड़ाया गया है इसका रिएक्शन देखने के लिए। बिल्कुल, जो बात आपने कही कि सच तो कहना चाहिए, उसी से कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, जो बात कही जाती है कि सत्य बोलें लेकिन प्रिय लगने वाला सत्य बोला जाना चाहिए। यही बात निशिकांत दुबे के संदर्भ में कुछ बीजेपी नेता कह रहे हैं कि आप कड़वा सच ना बोलें, क्योंकि आप जो बात कह रहे हैं एक तरह से सीधे न्यायपालिका का अपमान दिखाई दे रहा है, और यही कारण है कि बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा ने बिना देरी किए पार्टी को अपने आप को उस बयान से अलग कर लिया, और साथ ही ये भी स्पष्ट तौर पर कहा, सभी नेताओं को निर्देश दिया कि वो आगे इस तरह का कोई बयान नहीं दे।
जो बात आपने कही सही है अंकित, कि कुछ नेता हैं जो अब भी कह रहे हैं, मानते हैं कि निशिकांत दुबे ने सही कहा। अग्निमित्रा पॉल को मैं सुन रहा था, जो कि पश्चिम बंगाल बीजेपी के नेता हैं, वो कह रहे हैं कि निशिकांत दुबे ने तो सही कहा, उन्होंने आखिर गलत क्या कहा। लेकिन हकीकत ये है कि जो बात भी निशिकांत दुबे ने कही, जिस अंदाज में कही, उसके बाद एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है और विपक्षी नेताओं को, विपक्षी पार्टियों को एक बड़ा मुद्दा मिल गया है बीजेपी के खिलाफ, ये कहने के लिए कि देखिए न्यायपालिका का अपमान कर रहे हैं। हालांकि इसमें एक बड़ा इंटरवेंशन असम के जो मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, उन्होंने किया है। उन्होंने एक्स प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया और उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने अपने आप को निशिकांत दुबे के बयान से अलग कर लिया। लेकिन कांग्रेस किस मुंह से सवाल उठा रही है निशिकांत दुबे के बयान को लेकर के, क्योंकि उन्होंने कई सारे नाम दिए। जस्टिस अरुण मिश्रा का नाम उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने इम्पीचमेंट मोशन लाने की कोशिश की थी। जस्टिस रंजन गोगोई के खिलाफ आरोप लगाए गए थे क्योंकि उन्होंने राम मंदिर का फैसला दिया था। जस्टिस DY चंद्रचूड़ के खिलाफ कई बातें कांग्रेस के नेता कई बार कह चुके हैं। और जस्टिस SY नज़ीर को जब आंध्र प्रदेश का गवर्नर बनाया गया तो उस पर भी सवाल उठाए गए। तो ऐसे 5 नाम उन्होंने गिनाए हैं और ये पूछा है कि कांग्रेस किस मुंह से निशिकांत दुबे को कटघरे में खड़ा करे, जबकि खुद कांग्रेस पार्टी कई मौक़ों पर जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हैं या सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रहे हैं, उनका अपमान कर चुकी है और उनके खिलाफ कार्रवाई की धमकी दे चुकी है। उन्होंने कहा कि जब फैसला आपके पक्ष में आए तब तो आप वाह करते हैं और अगर खिलाफ आए तो आप सवाल उठाते हैं, और कांग्रेस पार्टी ने यही किया है। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आशीष बने रहिएगा हमारे साथ। एक बार फिर से जरा दर्शकों को बता दें, इंडियाज गॉट लेटेंट मामले में समय रैना की मुश्किलें बढ़ी हैं। दिव्यांग लोगों के संबंध में समय रैना की जो टिप्पणी है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त आपत्ति जताते हुए दिव्यांगता और बीमारी पर चुटकुले बनाने पर समय रैना को पक्षकार बनाने को कहा है। रणवीर इलाहाबादिया मामले में पक्षकार बनाने के आदेश भी दिए हैं। आशीष, क्या ये पूरा मामला है, क्योंकि इंडियाज गॉट लेटेंट को लेकर वैसे ही परेशानी में घिरे हुए हैं समय रैना, रणवीर इलाहाबादिया, ये पूरा मामला जरा समझा दीजिए दर्शकों। दीदी देखिए, इंडिया गॉट लेटेंट मामले में पहले ही रणवीर इलाहाबादिया और आशीष चंचलानी सुप्रीम कोर्ट में हैं। इलाहाबादिया पर बड़े सवाल सुप्रीम कोर्ट ने उठाए थे और कहा था कि जो कुछ उस शो में कहा गया वो पूरी समाज को शर्मसार करने वाली बात है, इस तरह की नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन इसके बाद अब यहाँ पर इस मामले में क्योर SMA फाउंडेशन करके संस्था है, वो भी पहुँची है और उनकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि किस तरीके से दिव्यांग लोगों पर हास्य चुटकुले बनाए हैं समय रैना ने। तो इस पर नाराज़गी जताई जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने और उन्होंने कहा कि उन्हें गंभीर आपत्ति है, चिंतित हैं वो ऐसी घटनाओं से। और जो याचिका करता है उनको कहा गया है कि वो समय रैना को भी पार्टी बनाए, पक्षकार बनाए और इसके साथ साथ जो वीडियो है उस वीडियो को और जो ट्रांसक्रिप्ट है उसको सुप्रीम कोर्ट के सामने रिकॉर्ड पर रखें। तो जाहिर तौर पर सुप्रीम कोर्ट पहले भी कह चुका है कि सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की ऐसी चीज़ें ना परोसी जाएं जिससे समाज आहत होता हो। इलाहाबादिया पर बड़े सवाल उठाए थे, हालांकि उसको इलाहाबादिया को रिलीफ भी सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया, लेकिन उनके खिलाफ जो मामले थे उनको एक जगह क्लब करने से इनकार कर दिया था। और अभी जो फिलहाल आसाम में और महाराष्ट्र में अलग अलग मामले चल रहे हैं, तो समय रैना के लिए भी अब मुश्किल की घड़ी है। और जब पक्षकार उनको बनाया जाएगा और उसके बाद जब सुनवाई होगी तो सुप्रीम कोर्ट उनसे भी बड़े सवाल पूछ सकता है इस मामले में। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हेलो मोटो। Motorola, India's leading AI smartphone brand. आगे आपको दिखाएंगे पूर्व DGP की हत्या के पीछे कौन। पूर्व कर्नाटका में जिस तरह बेंगलुरु से जो खबर आई पूर्व DGP की हत्या, उसके पीछे अब कौन है, ये एक बड़ा सवाल बन गया है, क्योंकि इस मामले ने पूरे बेंगलुरु में सनसनी फैला दी है। क्या पत्नी ने ओम प्रकाश जो DGP रहे हैं कर्नाटका के, उनकी हत्या की है? सवालों में पत्नी और पूर्व DGP का मर्डर की जो बात है वो कही जा रही है। कर्नाटका के पूर्व DGP ओम प्रकाश की हत्या के मामले में बेटे कृतिकेश ने जो शिकायत दर्ज कराई है उसमें लिखा है कि मेरी मां पिछले हफ्तों से पिता को हत्या की धमकी दे रही थी। धमकी के कारण पिता अपनी बहन के घर चले गए थे। मेरी मां और बहन डिप्रेशन से गुजर रही हैं। मुझे पूरा शक है कि मां और बहन ने ही पिता की हत्या की है। मैं इस मामले में कानूनी कार्रवाई की मांग करता हूं।
वहीं पूर्व डीजीपी हत्याकांड में कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा है कि मर्डर हुआ है, पत्नी से पूछताछ जारी है। अभी किसी को अरेस्ट नहीं किया गया है, जांच पूरी होने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। Om Prakash has been murdered, they say by his own wife, but the investigation is on. Until and unless we get the report, the investigation report, we cannot conclude anything. The investigation is on. They are looking at various aspects. Once the report is with us, then we can say how the murder is being done and so on. निहाल किदवई हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। निहाल, सनसनीखेज पूरा मामला रहा है, पत्नी के ऊपर उंगली उठ रही है, क्या पुलिस की जांच इस वक्त इशारा कर रही है? देखिए, अब तस्वीर बिल्कुल साफ है। इस मामले में अक्यूज नंबर 1 उनकी पत्नी पल्लवी हैं और पल्लवी को अब से थोड़ी देर बाद जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक पुलिस उन्हें गिरफ्तार करके मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर सकती है, इसलिए कि मौका वारदात से जो सबूत मिले हैं वो सीधे तौर पर पल्लवी की तरफ इशारा करते हैं और इसलिए पल्लवी को इस मामले में अक्यूज नंबर 1 बनाया जा रहा है। लेकिन इसमें एक जो और पहलू है, एक और जो मोड़ आया है वो ये है कि क्या पल्लवी मानसिक तौर पर स्थिर हैं, क्योंकि उनके बेटे ने जो शिकायत दर्ज करवाई है उसमें बिल्कुल साफ तौर पे कहा है, जिसकी बुनियाद पर एफआईआर दर्ज किया गया है कि उनकी मां यानी पल्लवी और उनकी बहन दोनों डिप्रेशन का शिकार हैं। तो इसकी जांच होगी। अगर वो डिप्रेशन का शिकार हैं तो जाहिर है कि उनका इलाज चल रहा होगा या फिर कुछ और भी इस तरह के मामले हुए होंगे पहले। लेकिन ये जो पूरा मामला फ़िलहाल पुलिस को लग रहा है वो प्रॉपर्टी विवाद का लग रहा है। पति पत्नी के बीच में रिश्ते अच्छे नहीं थे, पत्नी और उनके बेटे जिन्होंने शिकायत दर्ज करवाई है उनके बीच में रिश्ते अच्छे नहीं थे, भाई बहन के बीच में रिश्ते अच्छे नहीं थे। पूरा मामला प्रॉपर्टी विवाद का है। हाल ही में यह बताया जा रहा है कि पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश ने अपने प्रॉपर्टी का एक हिस्सा अपनी बहन को दिया था जो बेंगलुरु में रहती हैं। इससे उनकी पत्नी और नाराज़ हो गई थी और इस बात को लेकर लगातार बहस हो रही थी। कल शाम में जब दोनों जब खाने के टेबल पर बैठे थे अपने HSR लेआउट घर पे, तो वहाँ पे हंगामा शुरू हुआ, फिर से बहस शुरू हुई और बताया जा रहा है कि उनकी बेटी तीसरे मंजिले पर चली गई थी जब ये लड़ाई झगड़ा चल रहा था। आमतौर पर जब इस तरह के लड़ाई झगड़े होते थे तो उनकी बेटी वहाँ से हट जाती थी। ये सारी जानकारी है, लेकिन अपुष्ट खबर है, पुलिस ने आधिकारिक तौर पर इस पर कुछ नहीं कहा है। और ऐसे में सबसे पहले जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक मिर्चे का पाउडर पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश के आंख पे डाला उनकी पत्नी ने, जो कि उसी डाइनिंग टेबल पर था। आधा खाना वो खा चुके थे, आधा ने बचा रह गया था टेबल पे। और इसके बाद वहाँ पर जो चाकू मौजूद था उसी चाकू से लगातार एक के बाद एक उन्होंने हमले किए, ये आरोप है। और इसी की वजह से ज़्यादा ब्लीडिंग हुई और उनकी मौत हो गई। तो ये सारी खबरें हैं। पुलिस अब से थोड़ी देर बाद जहाँ तक संकेत मिल रहे हैं उसके मुताबिक शायद डीजीपी की पत्नी को गिरफ्तार कर लेगी और सिर्फ उनकी ही गिरफ्तारी फिलहाल होने जा रही है। ऐसी संभावना जो वहाँ पर जो मौका वारदात पर जो सबूत है उसकी बुनियाद पर पुलिस को दिखती है और शायद अब से थोड़ी देर बाद पुलिस उनको अदालत में भी पेश करेगी। बहुत बहुत निहाल, जाने से पहले एक सवाल आपसे ये भी पूछना चाहेंगे कि अब जैसे आपने बताया कि उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, जो उनके पुत्र हैं उन्होंने बहन के ऊपर भी अपनी शक जताया है, तो क्या उनसे भी पूछताछ जारी है? देखिए, जैसा कि मैंने पहले बताया था, पत्नी और उनकी बहन दोनों को पुलिस ने हिरासत में लेके कल रात में ही पूछताछ की थी। साथ ही साथ उनके जो बेटे हैं उनकी पत्नी से भी पूछताछ की थी और कुछ और दूसरे रिश्तेदारों से भी पूछताछ की थी। इसके बाद इन सबको जाने दिया गया और सिर्फ उनकी पत्नी जो पल्लवी हैं उनको पुलिस ने अपने हिरासत में रखा है और जिनकी गिरफ्तारी अब से थोड़ी देर बाद हो सकती है, इसकी प्रबल संभावना है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वैंस 4 दिन के भारत दौरे पर दिल्ली हैं। उन्होंने परिवार के साथ भारत आए, पूरे परिवार के साथ भारत आए हैं JD वैंस। एयरपोर्ट पर उनका शानदार स्वागत हुआ। वहीं थोड़ी देर पहले वो दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर में पूरे परिवार के साथ पहुंचे। ये दौरा में उनके साथ उनकी पत्नी और बच्चे मौजूद रहे। JD वैंस जयपुर और आगरा भी जाएंगे। आज प्रधानमंत्री मोदी से मिलेंगे उपराष्ट्रपति JD वैंस। शाम को ये कार्यक्रम रखा गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी मुलाकात होगी।
4 दिन के भारत दर्शन में अक्षरधाम मंदिर उनका पहला पड़ाव रहा। उसके बाद राजस्थान भी उनको जाना है। राजस्थान का दौरा करेंगे पूरे परिवार के साथ। जयपुर में आमेर महल और शीश महल के वहाँ पर वो जाएंगे। यहाँ भी उनका शानदार स्वागत किया जाएगा, उसकी तैयारियां की जा रही हैं। हमारी सहयोगी हर्षा कुमारी सिंह ने ये रिपोर्ट भेजी, आपको दिखाते हैं। जयपुर में तैयारियां शुरू हो गई है वाइस प्रेसिडेंट वैंस की विजिट को लेकर, और आमेर महल में जो उनके आने का कार्यक्रम है उसको लेकर खासा उत्साह है। यहाँ पर रंग रंगीलो राजस्थान यहाँ पर दर्शाया जाएगा। यहाँ के जलेब चौक में यहाँ पर लोक कलाकार होंगे और जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जैसे रावण हत्ता बजाने वाले होंगे। यहाँ पर हम नौबत खाना में हैं। नौबत खाना एक बहुत स्पेशल जगह है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो ये बड़ा एक तरह से ये नौबत खाने में ये जो रखा हुआ है ड्रम, इसको बजाया जाता है, स्पेशल ओकेजन्स पे बजाया जाता है और कल प्रेसिडेंट वैंस के लिए बजाया जाएगा। और सारा जो कार्यक्रम है यहाँ पर जलेब चौक में होगा। आप देख सकते हैं कि जलेब चौक वो जगह है आमेर किले का जहाँ पर पहले जो फौज थी वो यहाँ पर आके सलामी देती थी। यहाँ पर मुख्यमंत्री भजनलाल और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर उनको मिलेंगे। यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट वैंस और उनके परिवार को उनको बुके देंगे और उसके बाद में वाइस प्रेसिडेंट वैंस और उनकी पत्नी उषा वैंस और बच्चे अंदर जाएंगे आमेर के किले में। आमेर के किले में तैयारियां हो रही है। वहाँ पर वो शीश महल देखेंगे, बहुत ही प्रसिद्ध है यहाँ का शीश महल जहाँ पर मुगले आजम की शूटिंग हुई थी। अंदर दीवाने आम, दीवाने खास और गणेश पॉल देखते हुए, सुख निवास देखते हुए फिर वो वापस यहाँ पर आएंगे। ये जो जलेब चौक है यहाँ पर काफ़ी बड़ी मात्रा में लोक कलाकार होंगे। राजस्थान का जो प्रसिद्ध घूमर डांस है वो यहाँ पर होगा, कालबेलिया नृत्य यहाँ पर होगा, कच्ची घोड़ी का नृत्य यहाँ पर होगा और उनको देखते हुए फिर जो वाइस प्रेसिडेंट का परिवार है वो ऊपर आमेर में जाएगा, आमेर महल में जाएगा। वहाँ पर भी जगह जगह लोग बैठकर जो राजस्थान के प्रसिद्ध म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसको बजाएंगे, जैसे रावण हत्ता है या आगे जाके ढोलकी है। तो वो सारी चीज़ें एक एक दो कलाकार रास्ते में बैठे हुए होंगे। रेड कार्पेट लगाया जाएगा और फिर वहाँ पर वो जाकर यहाँ का टूर करके फिर वापस आएंगे। करीब 1 घंटा वो यहाँ पर रहेंगे और ख़ास बात रहेगी कि यहाँ पर जो हाथी हैं 2 चंदा और पुष्पा, वो चांद पॉल पर उनको उनका स्वागत करेंगे, उनको सलामी देंगे। तो एकदम ख़ास राजस्थानी अंदाज में उनका स्वागत होने वाला है और आमेर महल में तैयारियाँ पूरी है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति वैंस यहाँ पर जब आमेर महल में आएंगे तो सबसे मुख्य आकर्षण रहेगा ये शीश महल। और आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर है ये शीश महल। यहाँ पर 4500 से ज़्यादा शीशे लगे हुए हैं और मुगले आजम का जो फेमस सीन है प्यार किया तो डरना क्या, जिसमें मधुबाला पे दर्शाया गया है, वो यहीं से उसने प्रेरणा ली है। मेरे साथ यहाँ पर एक गाइड है, आपका नाम बताइए। मीना जी, गंगाराम मीना जी। हाँ, गंगाराम जी, ये बताइए, आप यहाँ पर लोगों को बताते हैं और टूर करवाते हैं, तो क्या खास है, क्या आप मानेंगे कि जो शीश महल है वो मुख्य आकर्षण है आमेर किला का, और यहाँ पर क्या खास है? जी, इस पैलेस का मेन पार्ट है शीश महल और इसी को बोलते हैं दीवाने का सीक्रेट मीटिंग, कैबिनेट्स मीटिंग्स। राजाओं के टाइम में यहाँ पे सीक्रेट मीटिंग हुआ करती थी। बीच वाला जो कोर्टयार्ड देख रहे हो इसमें सीक्रेट मीटिंग हुआ करती थी, कैबिनेट्स मीटिंग्स। और ये हैं जो विदेशी गिलासेस हैं, बेल्जियम के गिलासेस हैं। और ये मिर्जा राजा जयसिंह जी ने बनवाया था शीश महल। और मिर्जा राजा जयसिंह जी की 2 पत्नियां थी। फर्स्ट रानी का नाम था सूर्य कंवर और सेकंड रानी का नाम था चंद्र कंवर। फर्स्ट रानी बैक साइड में रहा करती थी। ये सामने जो बीच वाला जो कोर्टयार्ड देख रहे हो, इधर वाला एरिया है, ये फर्स्ट रानी का है, सूर्य कंवर का। नेक्स्ट चंद्र कंवर बैक साइड में रहा करती थी। और उस जमानों में या तो कैंडल हुआ करता था, दीपक। कैंडल और दीपक की रोशनी से पूरा शीश महल जगमगा जाता था। तो प्रश्न में रखने से जैसे आप यहाँ पे दीपक रखोगे तो रिफ्लेक्शन, अगर आप टॉर्च जलाओगे तो रिफ्लेक्शन आएगा, इसका पूरा खूबसूरत जगमगा जाएगा पूरा। जी, बहुत शुक्रिया। तो बहुत ही खास है और आप देख सकते हैं कि ये जो शीश महल है, अगर थोड़ा सा अंदर हम आपको दिखाएं तो कितना सुंदर है। ये बेल्जियन ग्लास से बना हुआ है और जगह जगह आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर, और यहाँ पर भी अगर हम कैमरा ऊपर लगा के दिखाएं आपको तो कितने सारे यहाँ पर शीशे हैं। 4500 से शीशे ज़्यादा यहाँ पर लगाए हुए हैं और ये कहीं ना कहीं मुख्य आकर्षण रहेगा। काफ़ी कुछ देखने को है आमेर में। आमेर किले के अंदर ये दीवान
दीवाने खास है और जो पहले वो जहाँ से आएंगे वो दीवाने आम हैं। आप जानते हैं कि राजपूत आर्किटेक्चर और फोर्ट्स की खासियत ये होती है कि जगह जगह कोर्टयार्ड रहते हैं और वो सीरीज ऑफ कोर्टयार्ड जो है उससे अंदर आके पोर्ट से अंदर आके फिर अलग अलग जगह आपको अंदर मिलता है किले में। बाहर लोगों को मुलाकात करने की जगह थे और फिर अंदर जो है रानियों का रहने का या जो कोर्टियर्स है या जैसे उन्होंने बताया कि जो मंत्री वगैरह थे उनसे मिलने की ये जगह थी। तो ये रहेगा उनकी सब लोग तैयार हैं उनको वेलकम करने के लिए यहाँ पर। और ये रहेगा खास शीश महल आमेर का जहाँ पर उपराष्ट्रपति वैंस कल आएंगे। जयपुर से कैमरा पर्सन जसराज के साथ हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी। राहुल गांधी की नागरिकता को चुनौती देने वाली याचिका पर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में आज हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से स्पष्ट रिपोर्ट देने को कहा है। हाईकोर्ट ने कहा है कि सिर्फ यह रिपोर्ट दीजिए कि राहुल गांधी नागरिक हैं या नहीं। आज केंद्र सरकार की तरफ से स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की गई थी। 10 दिन में केंद्र सरकार को राहुल गांधी की नागरिकता पर अपना निर्णय लेकर कोर्ट में आने को कहा गया है। 5 मई को इस मामले की अगली सुनवाई होगी। पंकज झा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पंकज, ये जो पूरा मामला है इसको लेकर कई हलकों में ना सिर्फ कांग्रेस पार्टी और उनके समर्थकों में बीजेपी के भी कई लोग बड़ी बारीकी से इसको देख रहे हैं। आज क्या हुआ और आगे इसमें अब क्या होना है? बात बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और कर्नाटक के एक बीजेपी के कार्यकर्ता हैं विघ्नेश शिशिर, उन्होंने ये जनहित याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में दायर की है। उसी में आज डबल बेंच जो था जस्टिस AR मसूदी और जस्टिस अजय श्रीवास्तव की डबल बेंच में इस मामले में सुनवाई हुई। बेसिकली सुनवाई इस बात पे होनी थी कि जो केंद्र सरकार के जो वकील हैं जिनको स्टेटस रिपोर्ट देना था, उन्होंने आज स्टेटस रिपोर्ट दिया। उसमें पूछा गया था कि भाई साफ साफ बताइए कि राहुल गांधी भारतीय नागरिक हैं या नहीं। विघ्नेश शिशिर जो PIL करता है, उनका दावा ये है कि राहुल गांधी जब लंदन में थे यूके में, ये बात साल 2005 और 2006 की है, एक बैंक था और उस बैंक में वो डायरेक्टर थे और उन्होंने जो अपना सालाना एनुअल रिटर्न दाखिल किया था उसमें राहुल गांधी ने अपने को ब्रिटिश नागरिक बताया था। उसी बात का हवाला देते हुए उन्होंने हाई कोर्ट में अपील की है कि भाई राहुल गांधी भारतीय नागरिक है ही नहीं, वो ब्रिटिश नागरिक हैं और इस आधार पर उनकी संसद सदस्यता भी समाप्त की जाए। उसी मामले में सुनवाई हो रही है। आज जो है वो साफ साफ कहा गया, केंद्र सरकार के जो वकील वहाँ पर मामले में पहुँचे थे बहस करने के लिए डबल बेंच की तरफ से, कि आप साफ साफ रिपोर्ट बता दीजिए, बस सवाल का जवाब चाहिए कि राहुल गांधी नागरिक हैं भारतीय या नहीं हैं। अब 5 तारीख को इसमें सुनवाई होगी। वो 10 दिन का समय मांगा गया है और वो मांग तो रहे थे जो केंद्र सरकार के वकील हैं वो 4 हफ्ते का, लेकिन हाईकोर्ट ने उन्हें 10 दिन का समय दिया है। पंकज, ये भी आपसे समझना चाहूंगा कि इस मामले में कांग्रेस की तरफ से या राहुल गांधी की तरफ से भी कोई अपनी बात कही गई है? जी हाँ, राहुल गांधी की तरफ से भी जो वकील है वो वहाँ मौजूद थे, लेकिन आज उनकी तरफ से कुछ खास कहा नहीं गया है। आज तो बेसिकली जो स्टेटस रिपोर्ट था जो केंद्र सरकार के वकील की तरफ से जो रखा गया था उसी पर आज सुनवाई हुई। पहले ही कह दिया गया था, जो इसी पिछली सुनवाई हुई थी, कि 21 अप्रैल को जब सुनवाई होगी तो इस बात पर केंद्र सरकार की रिपोर्ट को हम देखेंगे, उसके आधार पर फैसला सुनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। Hello, Moto. Motorola, India's leading AI smartphone brand. अगली खबर से पहले आपको दिखाते हैं मोटोरोला प्रेजेंट्स हेडलाइंस। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी अमेरिकी दौरे पर हैं और उन्होंने वहां पर कुछ गंभीर सवाल उठाए हैं। अमेरिका की बॉस्टन की ब्राउन यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग पर सवाल उठाए। राहुल गांधी ने कहा कि महाराष्ट्र में जितनी युवा उससे ज़्यादा वोटिंग, चुनाव आयोग ने निष्पक्षता से समझौता किया है, देश की चुनाव प्रणाली में काफ़ी समस्या है। राहुल गांधी ने इस तरीके के आरोप लगाए।
In simple terms, more people voted in the Maharashtra Assembly elections than there are adults in Maharashtra. This is a fact. And the Election Commission gave us a figure, voting figure for 5:30 in the evening. And between 5:30 in the evening and 7:30 in the evening, when the polls were supposed to have closed, 65 lakh voters voted. Now, that is physically impossible to happen. It is very clear to us that the Election Commission is compromised. It's very clear that there is something very wrong with the system. राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी का पलटवार हुआ है। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी ने विदेशी धरती पर भारत को बदनाम क्यों किया। देश की भूमि में जाकर भारत पर इस प्रकार हमले करने वाला राहुल गांधी याद रखे कि वो 50,000 की बेल पर बाहर है, वो गुनहगार है, वो भ्रष्ट है, उसने चोरी की है, डकैती की है। नेशनल हेराल्ड का केस चोरी का केस नहीं है, डकैती का केस है। 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टी का मात्र 50 लाख रुपए देकर और 440 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स गबन करके उसे चोरी और भ्रष्टाचारी नहीं कहते हैं, वो डकैती होती है। मां बेटे ने डकैती की है और डकैती करने के बाद इनकी इतनी हिम्मत है कि विदेश की भूमि में जाकर आप हिंदुस्तान के लोकतंत्र के ऊपर उंगली उठाते हैं। राहुल गांधी, आपसे नहीं हो पाएगा हिंदुस्तान में राजनीति, तो जाकर के किसी और देश से चुनाव लड़िए, मगर जिस थाली में खाते हैं अगर उस थाली में आप छेद करेंगे तो आप देशद्रोही कहलाएंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बीसीसीआई के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की जो लिस्ट जारी हुई है उसकी। कॉन्ट्रैक्ट में कुल 34 प्लेयर्स शामिल हैं। A+ कैटेगरी में 4 खिलाड़ियों को रखा गया है। ग्रेड A+ की लिस्ट में कोई बदलाव नहीं है। इसमें विराट कोहली, रोहित शर्मा, रविंद्र जडेजा और जसप्रीत बुमराह है। कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में श्रेयस अय्यर की वापसी हुई है। ईशान किशन को भी मौका मिला है। ऋषभ पंत का प्रमोशन हुआ है। ग्रेड B से अब उन्हें ग्रेड A में ऋषभ पंत को रखा गया है। मेरे सहयोगी विमल मोहन इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विमल, श्रेयस अय्यर का पिछले दिनों जो बढ़िया प्रदर्शन रहा है और आईपीएल में जिस तरह की उन्होंने कप्तानी की है उसका थोड़ा उनको लगता है फल मिलता नजर आ रहा है। वापस का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की लिस्ट में भी दिखाई पड़ रहे हैं। बिल्कुल, और थोड़ा बीसीसीआई पिछले कई सारे आप देखेंगे 3-4 फैसले जो वहाँ लीनियंट भी हुई है, जो एक सख्त रुख था खासकर श्रेयस अय्यर और ईशान किशन दोनों के साथ जब हुआ था वो कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में नहीं थे पिछली बार। और इस बार तो श्रेयस अय्यर एक तो आईपीएल के डिफेंडिंग चैंपियन हैं, इस बार वो उन्होंने कमाल की कप्तानी की है। और आपने देखा था एक 97 नॉट आउट पे जिस तरह से उन्होंने अपने सेंचुरी की परवाह नहीं करके अपनी टीम को जिताने पे दिया, तो एक परसेप्शन मैसेज तो ज़रूर जाता ही है और उसका फ़ायदा हुआ है। जो 34 खिलाड़ी आए हैं, एक बड़ी बात यह है कि कई तरह के इस अंकित इसमें इशारे मिले हैं। जैसे रोहित शर्मा को लेकर कई सारे सवाल उठ रहे थे, तो एक सवाल ये है कि आप जो फ्यूचरिस्टिक जो सोच है अगले बड़े टूर्नामेंट्स के लिए, वहाँ रोहित शर्मा आपको नज़र आ सकते हैं और दिखाई दे रहे हैं। तो बीसीसीआई ने अपनी सोच साफ की है। कई सारे यंग प्लेयर हैं, जैसे अभिषेक शर्मा है, हर्षित राणा है, नीतीश है, इन तीनों को न्यू हैं जो कॉन्ट्रैक्ट में आए। कई सारे खिलाड़ी हैं जो कि दस्तक दे रहे हैं। बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं, आपने देखा होगा इस आईपीएल के टूर्नामेंट में कई सारे, जैसे प्रियांश आर्या हैं, शानदार शतकीय पारी खेली, डीपीएल के टॉप रन गेटर हैं। तो ये सारे खिलाड़ी दस्तक दे रहे हैं। 34 खिलाड़ियों के बावजूद ऐसे कई टैलेंटेड खिलाड़ियों की फहरिस्त लंबी सी पड़ी हुई है। 2-3 दिन पहले अपने वैभव सूर्यवंशी को देखा जो 14 साल के हैं, उन्होंने शानदार पारी खेली। तो एक तो कोर आपका दिखाता है कि कोर बहुत ही बड़ा है इंडियन क्रिकेट टीम का। और एक और ये बात है कि आईपीएल में जो परफॉर्मेंस है वो भी कहीं ना कहीं तवज्जो है। बेशक इसका क्राइटेरिया है 8 T20 और अंतर्राष्ट्रीय मैचेस जो है, वनडे आपने खेला है और इतने नंबर आपने T20 खेले हैं तो आपको कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम में होगा। लेकिन एक इशारा भी है और ये भी है कि बहुत स्ट्रांग बेंच है इंडिया का। बहुत बहुत शुक्रिया विमल हमारे साथ जुड़ने के लिए। भारतीय वायुसेना के एक अधिकारी पर बेंगलुरु में कुछ लोगों ने कथित तौर पर हमला कर दिया। वह अपनी पत्नी के साथ हवाई अड्डे जा रहे थे। पत्नी भी वायुसेना में कार्यरत है। विंग कमांडर के चेहरे और सिर पर चोटें दिखाई पड़ रही हैं।
चेहरे और गर्दन पर खून दिखाई पड़ रहा है। घटना के वर्णन करते हुए एक वीडियो उन्होंने साझा किया है और इस मामले में अब एफआईआर दर्ज की गई है। निहाल हमारे सहयोगी फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। निहाल, क्या है पूरा मामला? क्यों वायुसेना के इस अधिकारी के ऊपर इस तरीके का हमला किया गया? देखिए, स्क्वाड्रन लीडर जो उनकी पत्नी है, उनकी तरफ से यह मामला दर्ज करवाया गया है, जिसमें उन्होंने शिकायत में यह लिखा कि जब सुबह में वो अपने हस्बैंड के साथ एयरपोर्ट जा रही थी, तब एक शख्स जो काफी तेज अपना 2 व्हीलर ड्राइव कर रहा था, बाइक पे था वो उनको ओवरटेक किया। उसने बहुत ही खतरनाक तरीके से, इससे एक्सीडेंट हो सकता था। ऐसे में उन्होंने उसकी तरफ देखा और इसके बाद उस शख्स ने, उस युवक ने गाड़ी को आगे, उनके कार के आगे जाने के बाद उस गाड़ी को रोका और रोकने के बाद वो नीचे आया और फिर उनके पति के साथ मारपीट की और काफी गाली गलौज भी किया। यहाँ तक कहा, जैसा कि उन्होंने अपने कंप्लेन में लिखा है कि चूंकि स्टिकर डीआरडीओ का लगा हुआ था, तो उसने कहा कि आप डीआरडीओ के हैं, मैं जानता हूँ, इसका क्या मतलब है, हाँ ये कर्नाटका है, यहाँ ये सब नहीं चलेगा। और इसके बाद मारपीट की, जिससे उनके चेहरे पे काफी चोट आई। और विंग कमांडर बोस का ये कहना है कि चूंकि वो एयरपोर्ट से सीधे अपने कोलकाता जा रहे थे अपने पिता को अस्पताल में एडमिट करवाने के लिए, इसलिए वो खुद शिकायत नहीं दर्ज करवाए। इसके बाद अब से थोड़ी देर पहले पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ चल रही है। जरा निहाल बने रहिएगा हमारे साथ। ये जो पूरा वीडियो उन्होंने जारी किया है, इसको भी जरा सुनवाते हैं। Today morning, my wife was driving me to the airport, and suddenly one bike came from behind, stopped in between, stopped our way. I will show you the video of my dashcam also. He came out, started abusing me in Kannada, and then seeing that my car has a DRDO sticker, he says that you DRDO people, and said many things in Kannada, and finally she abused my wife, and then I couldn't bear it. When I was coming outside, immediately he took his key in his hand and hit me on my head, taking my blood out. आम आदमी पार्टी की ओर से आज एक ऐलान किया गया दिल्ली को लेकर। बड़ा ऐलान था। महापौर चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने कहा कि वह महापौर के चुनाव में अपना प्रत्याशी नहीं उतारेंगे। ऐसे में बीजेपी प्रत्याशी का मेयर बनना लगभग तय माना जा रहा है। दिल्ली में मेयर और डिप्टी मेयर का नामांकन का आज आखिरी दिन है। आम आदमी पार्टी ये कहती नजर आ रही है कि दिल्ली में अब ट्रिपल इंजन सरकार को मौका देकर देखते हैं कि वो कितने काम कर पाते हैं। हम किसी भी पार्षद को, विधायक को खरीदने में, बेचने में विश्वास नहीं रखते। आज तोड़ फोड़ करने के बाद भारतीय जनता पार्टी अब एमसीडी के हाउस में मेजॉरिटी में है। इसलिए आम आदमी पार्टी मेयर का चुनाव नहीं लड़ेगी, क्योंकि मेयर का चुनाव लड़ने के लिए और जीतने के लिए हमारे पास भी पार्षद तोड़ने, खरीदने, बेचने के अलावा कोई रास्ता नहीं है और हम इस तरह की राजनीति नहीं करते। अब उनकी जिम्मेदारी ये बनती है कि चाहे सुरक्षा व्यवस्था हो, चाहे बिजली हो, चाहे पानी हो, चाहे स्कूल हो, चाहे अस्पताल हो, चाहे साफ सफाई हो, अब दिल्ली के लोगों को किए गए अपने वादे पूरे करें। पोप फ्रांसिस का वेटिकन में निधन हो गया है। 88 साल की उम्र में पोप फ्रांसिस ने अपनी आखिरी सांस ली। कई महीनों से बीमार चल रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी ने पोप फ्रांसिस के निधन पर दुख जताया है। प्रधानमंत्री ने पोप के साथ तस्वीर साझा करते हुए एक पोस्ट में कहा कि पोप फ्रांसिस के निधन पर गहरा दुख है। कैथोलिक समुदाय के प्रति मेरी संवेदनाएं। छोटी उम्र से ही उन्होंने प्रभु ईसा मसीह के आदर्शों को साकार करने के लिए खुद को समर्पित किया था। उन्होंने गरीबों और वंचितों की लगन से सेवा की है।